अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से कहने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बच्चों, आज हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी के चीर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त था। ये 5 भाई थे, जिनमें ये तीसरे नंबर पर थे। बड़े भाई महाराम दास, रामकिशोर, छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त, चारू शीला शरण। इनमें सिया राम शरण गुप्त भी हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक हैं। इनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी प्रथम कविता हेमंत है। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। बच्चों, आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपकी पुस्तक जो राजीव प्रकाशन की, उसमें गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती दिया है, जो कि गलत है। आपका पहला काव्य संग्रह रंग में भंग है और इसकी विषय वस्तु जिसमें बूंदी और एवं चित्तौड़ के राजपूत के शौर्य का वर्णन है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी, अनघ, तिलोत्तमा, पृथ्वीपुत्र। बच्चों, अब हम इनके कुछ अनुदित काव्यों को देखते हैं। बांग्ला भाषा से अनुदित काव्य इनके हैं व्रीहरणि, ब्रजांगना। ये माइकल मधुसूदन कृत वियोग गीत का अनुवाद है। प्लासी का युद्ध, ये नवीन चंद्र सेनकृत प्रबंध काव्य का अनुवाद है। बच्चों, यहाँ फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में नवीन चंद्र के पलासीर युद्ध का इन्होंने पद में अनुवाद किया है, ये जो कि गलत है। ये पलासीर नहीं बल्कि प्लासी का युद्ध है। वीरांगना, ये भी मधुसूदन कृत 11 पौराणिक पत्र गीतों का अनुवाद है। मेघनाथ वध, यह भी माइकल मधुसूदन दत्त के महाकाव्य का अनुवाद है। ये सब बांग्ला भाषा के काव्यों का अनुवाद है। वृत्तसंहार, ये हेमचंद्र बंदोपाध्याय के महाकाव्य का अनुवाद है। अब हम संस्कृत भाषा से संबंधित अनुवादित रचनाओं को देखते हैं। स्वप्न वासवदत्ता, ये भासकृत नाटक का अनुवाद है। गीतामृत, ये व्यासकृत श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का अनुवाद है। दूत घटोत्कच, भास्कृत एकांकी नाटक का अनुवाद है। अविमारक, यह भी भास्कृत नाटक का अनुवाद है। प्रतिमा, यह भी भास्कृत नाटक का ही अनुवाद है। अभिषेक, यह भी भास्कृत नाटक का अनुवाद है। बच्चों, आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन सभी काव्य ग्रंथों के साथ उनका प्रकाशन वर्ष भी दिया हुआ है। अब हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी और हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है।
हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ गुप्तकृत साकेत है। साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित कराया था। साकेत साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अवध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। अब हम एक नज़र साकेत रचना पर डालते हैं। साकेत के प्रथम सर्ग में सरस्वती वंदना के उपरांत लक्ष्मण उर्मिला का परिणय परिहास है। द्वितीय सर्ग में कैकेयी मंथरा संवाद, तृतीय सर्ग में दशरथ विलाप, चतुर्थ सर्ग में गृहस्थ चित्रण, पांचवें सर्ग में वनवास, छठे सर्ग में दशरथ की मृत्यु, सातवें सर्ग में भरत के शोक ग्लानि, आठवें सर्ग में चित्रकूट वास, नवम एवं दसम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। दसम सर्ग में सरयू नदी को संबोधित कर उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा पूर्वदीप्त शैली में कहती हैं। एकादश सर्ग में लक्ष्मण को शक्ति लगने की घटना युद्ध वर्णन है। हनुमान जी की प्रधानता एवं द्वादश सर्ग में साकेत वासियों द्वारा युद्ध की तैयारी, लंका युद्ध, राम का अयोध्या आगमन एवं उर्मिला लक्ष्मण के मिलन की कथा वर्णित है। साकेत के प्रथम, अष्टम एवं द्वादश सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन का वर्णन है। ये आपका एक संक्षिप्त परिचय है साकेत रचना के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। बच्चों यहाँ पर फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, आपकी इस बुक में दिया है कि इनकी कविता में देश प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने का इन्हें हिंदी संस्थान ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। इन्हें हिंदी राष्ट्र कवि की जो उपाधि है भारत भारती लिखने के उपरांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। गुप्त जी ने बंगला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। इनमें जो रचनाएं आपको विरहणी व्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ वध, इन सभी का अनुवाद जो है गुप्त जी ने मधुप उपनाम से किया है। कविता लिखने की प्रवृत्ति गुप्त जी को पिता से विरासत में मिली थी। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थीं। गुप्त जी को ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी। गुप्त जी की ब्रज भाषा में लिखी पहली कविता सन 1903 ईस्वी में वैश्योपकारक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी की खड़ी बोली की हिंदी की प्रथम रचना है हेमंत 1905, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी का प्रथम काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 में प्रकाशित है। साकेत को सन 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। गुप्त जी को अंत्यानुप्रास का स्वामी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त 1942 में राजनीति में सक्रिय होकर जेल भी गए।
पद्म भूषण से नवाजे गए गुप्त जी भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। गुप्त जी का सांसद आवास दद्दा का दरबार कहा जाता था। डॉक्टर नगेंद्र इस दरबार के स्थायी सदस्य थे। काका कालेलकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, दिनकर अग्गे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगदीश चंद्र माथुर दद्दा अर्थात गुप्त जी के दरबार में आया करते थे। जब महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी तो लोग उन्हें प्यार से दद्दा कहते थे। हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी दादा, अमृतलाल नागर बंधु और मैथिली शरण गुप्त दद्दा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1954 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया।